को गांधीनगर बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की थी। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चाएं जोरों पर है। नए मुख्यमंत्री को लेकर जिन नामों की चर्चा है उसमें डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम सबसे आगे है। मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया है। सौराष्ट्र क्षेत्र से आने वाले मंडाविया मोदी कैबिनेट में युवा चेहरे हैं। इस दौड़ में तीसरा नाम गोवर्धन जडाफिया का है। इसके अलावा बीजेपी के पास एक और विकल्प सीआर पाटिल है, जो कि इस वक्त गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही लक्षद्वीप दमनदीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम भी चर्चा में है। हालांकि सीआर पाटिल का कहना है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। गुजरात में अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। इसके साथ ही विजय रूपाणी ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाने के लिए तैयार है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। गुजरात में सीएम का चेहरा बदलने के पीछे 4 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी थी। इसके साथ ही गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और सीएम के बीच तालमेल की भी कमी थी। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि कुछ विधायकों ने भी विजय रूपाणी को लेकर शिकायत की थी कि अधिकारियों पर उनकी पकड़ कमजोर है। 2017 के चुनाव में विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। इन्हीं वजहों से चुनाव से पहले बीजेपी ने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला किया। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर हमला बोला। हार्दिक पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा गुजरात की जनता को गुमराह करने के लिए लिया गया है, लेकिन असली परिवर्तन अगले साल चुनाव के बाद आएगा, जब जनता बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी के यूपी विजय बूथ अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार से पहले यूपी में श्री राम का नाम लेना भी मुश्किल था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने में लगे हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने भरोसा जताया कि यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त थी। अपराधी और भ्रष्टाचारी मस्त थे। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी पस्त हुए। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में गरीब को वोट बैंक समझा जाता था। हमारी सरकार में उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिनों के रायबरेली दौरे पर पहुंचेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी रायबरेली के कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करेंगी। साथ ही रायबरेली के लोगों से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया था और नेताओं की राय जानी थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि हिंसा करने और मानवाधिकार को खत्म करने वालों के लिए विवेकानंद की सीख बेहद जरूरी है। दिल्ली में शनिवार को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हुआ।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के तमाम बड़े चेहरों, राज्यसभा सांसद, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और पंजाब के आम आदमी पार्टी नेताओं को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने और इसका मतलब ये भी है कि ज्यादा धर्म परिवर्तन तभी हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अब किसान, गाय या आदिवासियों जैसे मुद्दे नहीं हैं, उनके पास केवल धर्म परिवर्तन का मुद्दा रह गया है। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने मुस्लिम से जुल्म का राग अलापा है। सांसद ने कहा कि देश में मुसलमानों से नाइंसाफी हो रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे मजहब के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। इस मौके पर उनके बेटे और एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने पटना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। इसके लिए चिराग ने प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है। इसमें चिराग के चाचा पशुपति पारस भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए पारस ने कहा कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिलता तो भी वो कार्यक्रम में जाते। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में सियासी घमासान तेज हो चुका है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल अपने चुनावी अभियान का आगाज कर रही हैं। इसकी शुरुआत से पहले वो कोलकाता में कालीघाट मंदिर जाएंगी, वहां पूजा प्रार्थना कर चुनावी क्षेत्र रवाना होंगी। बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। देश में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में शुरू की गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट में ड्रोन के जरिए दूर दराज के इलाकों में दवाओं की डिलीवरी की जाएगी। 3 महीने बाद इस प्रोजेक्ट का डेटा एनालिसिस किया जाएगा। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र मिलकर पूरे देश के लिए मॉडल तैयार करेंगे। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक एमराल्ड ट्विन टावर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक दोषी अधिकारियों की भी पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि एसआईटी सोमवार को जांच रिपोर्ट सीएम ऑफिस को भी सौंप देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश दिया है। सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार के लिए रेलवे ने प्राइवेट कंपनियों को मौका देने का फैसला किया है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि जो प्राइवेट कंपनी चाहती है कि वो भारत के पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए रेलवे का हिस्सा बने, उनका स्वागत है। रेलवे ने यह भी साफ किया है कि इस कार्य में चुनौतियां भी हैं, इसलिए वो ही कंपनी हिस्सा बने जिनमें इस क्षेत्र में काम का अनुभव या उससे जुड़ने का जज्बा हो। इसके लिए रेल मंत्रालय ने अपनी नीतियों को बदलने का फैसला किया है। निजी कंपनियों को ट्रेन कैसे किराए पर मिलेगी, इसके लिए दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने अभिषेक को एक बार फिर से जांच एजेंसी के सामने पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भेजा है। अभिषेक को 1 महीने में ईडी द्वारा भेजा गया ये तीसरा समन है। 21 सितंबर को दिल्ली स्थित दफ्तर में टीएमसी सांसद को बुलाया गया है। केरल में कोरोना का कहर जारी है, जहां 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 181 मरीजों ने दम तोड़ा है। पिछले दिन के मुकाबले नए मरीजों की संख्या में कमी देखी गई है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। वहीं महाराष्ट्र में 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में रेप के बाद मारपीट का शिकार हुई महिला की करीब 30 घंटे बाद हॉस्पिटल में मौत हो गई है। आरोपी ने रेप के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट पर रॉड से गंभीर रूप से हमला किया था। पीड़ित महिला का मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी ने महिला सुरक्षा को लेकर उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ में बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर की सरेरा हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके पीछे आपसी रंजिश और प्रॉपर्टी डीलिंग विवाद माना जा रहा है। मृतक अन्नू अनवर पर लखनऊ के अलग अलग थानों में 17 केस दर्ज थे। पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अन्नू अनवर की हत्या के पीछे शारिक नाम के अपराधी का हाथ है, जिसने गोली मारी। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने के बाद ईसीबी ने सीरीज का फैसला करने के लिए आईसीसी को पत्र लिखकर मदद मांगी है। दरअसल मैनचेस्टर में खेला जाने वाला 5वां टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया था। ये सीरीज का निर्णायक मैच था, जिसके बाद सीरीज का फैसला निकलता, लेकिन आखिरी मैच रद्द होने से सीरीज का भविष्य भी अधर में लटक गया। यूएस ओपन में ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु ने कनाडा की लेला फर्नांडिस को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। एम्मा रादुकानु ने लेला फर्नांडिस को 6-4, 6-3 से हराकर इतिहास रच दिया। महिला सिंगल्स के ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले में इस बार 2 ऐसी युवा खिलाड़ी आमने सामने थी जिन्होंने पहले कभी ग्रैंड स्लैम का फाइनल नहीं खेला था। 150वीं वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक आतंकवाद पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत दुनिया भर के आतंकी समूहों के हौसले बुलंद कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक भूमिका निभाए, जिसके लिए तालिबान के साथ संवाद बहुत जरूरी है। तालिबान का शपथ ग्रहण समारोह कैंसिल कर दिया गया है। तालिबान ने बयान जारी कर कहा, यह पैसे की बर्बादी है। यह शपथ ग्रहण समारोह 9/11 के दिन होना था। इतना ही नहीं, तालिबान ने अफगानिस्तान के हालातों को लेकर अमेरिका पर भी निशाना साधा। वहीं साफ किया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी को नहीं करने देगा, जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान और ईरान का जिक्र किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 9/11 हमलों की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान में तालिबान के हालातों का जिक्र किया। वीडियो संदेश में जॉनसन ने कहा कि अलकायदा के आतंकवादी आजादी और लोकतंत्र के प्रति लोगों के विश्वास को नहीं डिगा सके हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला ने बड़ा खुलासा किया। महिला ने कहा कि अमेरिकी कोर्ट में प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया है, जिसके बाद कोर्ट ने प्रिंस को समन भेजा है। प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के दूसरे बेटे हैं। ब्रिटेन के विंडसर पैलेस में 9/11 की 20वीं बरसी पर श्रद्धांजलि दी गई। 9/11 की बरसी के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रगान बजाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस आतंकी हमले में 67 ब्रिटिश नागरिकों की भी मौत हुई थी। अमेरिका ने सऊदी अरब से अपनी सबसे उन्नत पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को हटा दिया है। अमेरिका ने कदम तब उठाया है जब हाल के दिनों में सऊदी अरब में यमन के हौथी विद्रोहियों ने कई बार हवाई हमला किया है। रियाद के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका की यह मिसाइल रक्षा प्रणाली मौजूद थी।